चलो बच्चों, सो वी आर स्टार्टिंग सम बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स फॉर स्पेशली 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। ये मैं लेक्चर क्यों ले रहा हूँ? दिस बाय द वे निखिल पंचाल, प्रोफेसर निखिल पंचाल, एंड इन निखिल कॉमर्स क्लासेस ये मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज एंड बेसिक कंसेप्ट्स लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स who are not able to come to the class, who are not having sufficient resources, whatever it may be, or for those students especially who are taking little late admission. So if they miss out the explanation part, they can watch this video and they can cover up, right? तो आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बुक कीपिंग। 11th स्टैंडर्ड में बुक कीपिंग हम क्यों कहते हैं? आगे जाएंगे तो धीरे धीरे हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट कहेंगे, अकाउंटेंसी कहेंगे, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा, देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आएगा। तो ये एज पर द स्टेज दीज नेम्स आर गिवन, एज पर द कंटेंट विच दे आर गोइंग टू इंक्लूड, ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। 11th स्टैंडर्ड में स्पेशली ये नाम क्यों दिया गया है? हाँ, 11th स्टैंडर्ड में ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में हम बेसिक्स पढ़ेंगे, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। तो बुक कीपिंग, हाउ टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। दैट इज व्हाई वी हैव आवर नेम हियर, द सब्जेक्ट नेम बीइंग बुक कीपिंग। 11th स्टैंडर्ड में कौन से टॉपिक है हमारे? आपके पास में आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अमाउंट अकाउंट, यू विल अंडरस्टैंड विच अकाउंट्स आर देयर। ये अकाउंट को पर्सनल रियल नॉमिनल क्यों कहते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका गोल्डन रूल क्या है, वो हम समझेंगे। उसके बाद में ट्रांजैक्शन हम पढ़ेंगे। आज पहला ही टर्मिनोलॉजी में पढ़ाने वाला हूं, दैट इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन सा रूल अप्लाई होता है, एंड हाउ वी प्रिपेयर द जर्नल एंट्री। बेसिक से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके कॉमर्स स्टडी जब तक आप लोग करोगे तब तक ये काम में आएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो होता है। सो यू हैव फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, देन गोल्डन रूल एप्लीकेशन, जर्नल एंट्री, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, rectification of error, trial balance, and lastly you will have final account। सारे के सारे चैप्टर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे स्पेशलाइज्ड कोचिंग नहीं कर रहे हैं 11th के लिए बुक कीपिंग में, आई थिंक दे आर मेकिंग अ मिस्टेक। दे मस्ट लर्न दिस कंसेप्चुअली, राइट? तो ये इंटेंशन से आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ। आई थिंक आई विल बी पुटिंग दिस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, आई थिंक फॉर फ्री विजिबिलिटी, especially for those students who are ignoring to attend some coaching class or college, whatever. They can use my video and take the conceptual knowledge। चलो तो शुरू करते हैं। हम लोग पहले अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पे आ रहे हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पे यूज करूंगा, आई मीन वी विल बी लर्निंग द टर्मिनोलॉजी। उसमें पहला टर्मिनोलॉजी है हमारा ट्रांजैक्शंस। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ट्रांजैक्शन, बाय द वे? सो ये ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? द ट्रांजैक्शन वर्ड रिफर्स टू एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड। ये बेसिक डेफिनेशन में क्या क्या आया, अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं। हाँ, सो मैंने ये वर्ड यहां पे हाईलाइट किया हुआ है, द वर्ड बीइंग ट्रांजैक्शन, एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ट्रांजैक्शन होने के लिए देयर हैज टू बी एन एक्सचेंज। इसको थोड़ा थोड़ा मैं ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है? मैं इसको जूम इन कर देता हूं। देयर हैज टू बी एन एक्सचेंज, देयर हैज टू बी एन एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ व्हाट? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड। तो इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं। नंबर 1 एक्सचेंज, नंबर 2 गुड्स एंड सर्विसेज, एंड और बोल सकते हैं, एंड थर्ड इज फॉर कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड। कमिंग बैक, एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज इज नॉट वन वे, यू मस्ट अंडरस्टैंड। एक्सचेंज इज टू वे। सो देयर हैज टू बी एन एक्सचेंज ऑफ व्हाट? आइदर गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स माने क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, स्पेशली कॉमर्स स्टडीज के लिए।
goods means what? For the businessman, goods refers to that commodity in which he deals with. वो परचेज सेल करता है या मैन्युफैक्चर करके सेल करता है, उसे हम गुड्स कहते हैं. तो इसे गलती से ये नहीं समझना है कि मैंने मेरे बिजनेस के लिए कार खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ये गुड्स नहीं है. गुड्स वो होता है जिसमें मैं डील करता हूं, विच आई परचेज सेल और मैन्युफैक्चर सेल एटसेट्रा. सो देयर हैज टू बी एन exchange of what? Goods and or services. It can be services also, like as if suppose I am running a coaching institute, okay, it is not an NPO, not for profit organization नहीं है, और मैं पढ़ाता हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं. I can exchange service for consideration to be received. Getting it? This will become a transaction. इस वक्त मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं विदाउट एनी कॉस्ट. इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. ये मैं विदाउट एनी कॉस्ट रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे रखूंगा फॉर फ्यू व्यूअरशिप, सो दैट बच्चों को कंसेप्चुअल नॉलेज मिले. ये ट्रांजैक्शन नहीं है. यू कैन टेल दिस एज मे बी सर्विस, मे बी मार्केटिंग, ये भी बोल सकते हो आप. यस, उससे मेरा मार्केटिंग होगा. यस, नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना. पर ये ट्रांजैक्शन नहीं है एज सच. ओके, सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड. मैंने गुड्स बेचा या सर्विस दिया, सामने कंसिडरेशन लिया. ओके, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन दो तरीके के हो सकते हैं. एक कैश ट्रांजैक्शन, माने यू कैन से मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. दूसरा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. Monetary transaction involves money as a consideration, as you can see on the board. मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, it involves money as a consideration. Non-monetary transaction does not involve money as a part of consideration. So, अब मैं पहले non-monetary transaction का बात करता हूं. Non-monetary transaction does not involve money as consideration. हमारे कमर्शियल स्टडीज में, हमारे बुक कीपिंग के स्टडी में, जो भी ट्रांजैक्शन में मनी कंसिडरेशन, मनी मेजरमेंट नहीं है, दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. वी कैन नॉट रिकॉर्ड, राइट. फॉर एग्जाम्पल समझ लो, एक तो एग्जाम्पल बहुत कॉमन है जो बार्टर ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल है. जैसे पहले के जमाने में ऐसा होता था कि किसान है, हाँ, वो फसल उगाता है, उसको कोई कबोर्ड चाहिए, तो वो कारपेंटर को बोलेगा कि आप मुझे कबोर्ड दे दो, मैं आपको एक गोनी धान दे दूंगा, ग्रेन दे दूंगा. ये बार्टर हुआ. देर इज नो वैल्यूएशन ऑफ द कबोर्ड विच आई एम टेकिंग एंड द वैल्यूएशन ऑफ द वन सैक ऑफ ग्रेन्स विच आई एम गिविंग. तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकता. लाइकवाइज अनदर ट्रांजैक्शन, लाइक वी कॉल इट एज इमोशनल ट्रांजैक्शन. ओके, मैंने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किसी के लिए कुछ काम कर दिया, ये ट्रांजैक्शन नहीं कहलाया जाएगा. देयर इज नो कंसिडरेशन, मनी मेजरमेंट नहीं है. So non-monetary transaction cannot be recorded in the books of account. There has to be money consideration. Monetary transaction can be recorded. Monetary transaction further दो प्रकार का हो सकता है. So monetary transaction can be cash transaction and credit transaction. Okay, so cash transaction and credit transaction. तो कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है? जिसमें योर मनी कंसिडरेशन इज आइदर पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली. ट्रांजैक्शन ओवर. कैश ट्रांजैक्शन, राइट. एग्जाम्पल, मैं एक स्टेशनरी खरीदने गया, मैंने स्टेशनरी खरीदा, से नोटबुक खरीदा, और उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया. नाउ पेमेंट कैन बी बाय कैश, बाय चेक, और मे बी बाय इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, यूपीआई, वॉलेट और व्हाटएवर. लेकिन हो गया, कंसिडरेशन सेटल हो गया, ट्रांजैक्शन इज ओवर, कैश ट्रांजैक्शन. एज अगेंस्ट दैट क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड, बट कंसिडरेशन इज नॉट पेड इमीडिएटली. इट इज नॉट पेड इमीडिएटली. It is to be paid at a future date. That is credit transaction. Are we understanding this? So cash transaction, credit transaction. Okay. First terminology हमने पढ़ा, that is transaction. Transaction is nothing but exchange of goods and or services for value to be received. Transaction के दो प्रकार हमने देखे, monetary, non-monetary. Monetary transaction where involvement of cash is there. Non-monetary transaction where there is no involvement of cash. Cash transaction के अंदर further दो पार्ट हमने देखे, right?
एक कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन. Cash transaction where immediately the payment is being done, settlement is done, transaction is over there itself. Credit transaction, settlement is not yet done, payment would be on a future date. Are we clear? और आगे जाते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी एंड दैट इज कमिंग एज प्रोप्राइटर. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोप्राइटर. Very important terminology. Proprietor means what? Proprietor means owner, the sole person who manages a business. प्रोप्राइटरशिप एंटिटी में सारा काम एक ही बंदा करता है, वन मैन आर्मी. मतलब वही बंदा है जो फाइनेंस भी लेके आता है, वही बंदा है जो मार्केटिंग भी करता है, वही बंदा है जो प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल परचेजेस भी करता है, वही बंदा है जो मार्केटिंग सेल भी करके लेके आता है. सारा का सारा एक ही बंदा करता है, ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर. हाँ, ये टर्मिनोलॉजी बार बार आएगा तो हमें ये याद रखना पड़ेगा. एक कंसेप्ट और मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं जो हमें आगे काम में आएगा, जो मैं आगे यूज करूंगा. इसे हम कहते हैं एंटिटी कंसेप्ट. सर व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी कंसेप्ट? मैं हमेशा बच्चों को इस प्रकार से समझाता हूं, हाँ, दैट जब कभी भी मैं आपको पूछूं कि मैं कौन हूं, तो आपको बोलने का बिजनेस. क्यों? क्योंकि हम अकाउंट्स बना रहे हैं, वो बिजनेस का बना रहे हैं. तो यू ऑल्सो हैव टू थिंक फ्रॉम दैट एंगल. मैं कौन हूं? बिजनेस. और प्रोप्राइटर वहां पे ऊपर बैठा है. प्रोप्राइटर बिजनेस चलाने के लिए पैसा लेके आता है और बिजनेस में पैसा रखता है. मतलब मुझे, आई एम द बिजनेस, मुझे पैसा मिला प्रोप्राइटर के पास से, वो पैसे से मैंने बिजनेस चलाया. लेकिन ये अल्टीमेटली पैसा किसका लगा हुआ है? प्रोप्राइटर का लगा हुआ है. तो बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट मिलेगा, आई हैव टू पे टू द प्रोप्राइटर. दैट इज वाई वॉट एवर मनी इज ब्रॉट बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. ये प्रश्न कई बार बच्चों को होता है कि सर प्रोप्राइटर का कैपिटल लायबिलिटी में क्यों लिखते हैं? ये रीजन है इसके पीछे. आई एम द बिजनेस, आई हैव टेकन मनी फ्रॉम द प्रोप्राइटर, but this money is to be given it back to the proprietor. That is why proprietor's capital is a liability. जो पैसा प्रोप्राइटर घर पे से लेके आता है बिजनेस में, वो लायबिलिटी है. तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी. जो पैसा प्रोप्राइटर बिजनेस में से घर पे लेके जाता है, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स. वो लायबिलिटी में से कम हो जाता है, बिकॉज दैट रिड्यूसेस माय लायबिलिटी. टू दैट एक्सटेंट आई हैव टू पे लेस टू द प्रोप्राइटर. So that reduces from the liability. That is called as drawings. I hope we are clear with that. Clear है? तो next terminology है हमारा capital. Capital is nothing but amount. Capital is nothing but amount brought from home, personal assets, maybe cash or personal assets brought by the proprietor to the business is called as capital introduced. Are we getting this? This is capital introduced. मैंने जैसे बताया, प्रोप्राइटर घर पे से लेके आएगा बिजनेस में, उसे हम कहते हैं कैपिटल. बिजनेस में से घर पे लेके गया, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स. आई होप यू आर क्लियर. नेक्स्ट देखो इमीडिएटली हमारा ड्रॉइंग्स. when the amount is withdrawn from the business for personal use, we call it as drawings. Are we clear? I'm sure you are able to view this properly. तो मैं थोड़ा इसे okay, so let's go ahead with the further terminologies. We did transaction. Thereafter, we did about proprietor. We did drawings. Okay, and now we are going with assets. Okay, asset. What do you mean by the word asset? तो बच्चों, asset यहाँ पे multiple meaning है, पर एक basic meaning asset का ये होता है that anything which can benefit you or you can use in business for future, we call it as asset. Anything which you can get benefit from or you can use in the business for future is an asset. Asset दो प्रकार के होते हैं.
टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ये होता है विच यू कैन सी, फील एंड टच आर टेंजिबल। फॉर एग्जाम्पल, योर बिल्डिंग, योर लैंड, योर मोटर कार, योर फर्नीचर, योर इक्विपमेंट, कंप्यूटर आर ऑल टेंजिबल एसेट विच यू कैन सी, फील एंड टच। तो सर इनटेंजिबल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इनटेंजिबल? जो आप देख नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी वो आपको बेनिफिट करता है, वो इंटेंजिबल होता है। द बेस्ट एंड बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल एसेट इज गुडविल। गुडविल मीन्स रेपुटेशन, है ना? रेपुटेशन दिखता है क्या? रेपुटेशन वी कैन नॉट सी, राइट? क्या हम बोल सकते हैं वो देखो 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 मेरा रेपुटेशन जा रहा है पीछे पीछे पीछे? हम नहीं बोल सकते। लेकिन रेपुटेशन की वजह से हमें बिजनेस में फायदा जरूर होता है। हमारा अगर रेपुटेशन है तो बिजनेस, हमें ज्यादा बिजनेस मिलेगा, ज्यादा बिजनेस मिलेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, वो होता है। वैसे और भी एग्जांपल्स है इंटेंजिबल एसेट के, जैसे कि पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे जाके वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एसेट हमने देखा, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर हम और बाइफर्केशन कर सकते हैं, करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट। वो आगे मैं डिटेल में लिखूंगा, आएगा तब पता चलेगा। पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि करंट एसेट ऐसे एसेट्स हैं जो मुझे शॉर्ट टर्म में रियलाइज होकर बेनिफिट दे सकता है। शॉर्ट टर्म माने लेस देन 1 ईयर। एंड लॉन्ग टर्म एसेट या फिक्स्ड एसेट आर सच एसेट्स जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए यूज करता हूं और मुझे बेनिफिट मिलता है। लॉन्ग टर्म में क्या क्या आएगा? बिल्डिंग, है ना, आप मोर देन 1 ईयर यूज करते हो। मोटर व्हीकल, फर्नीचर, आप एटलीस्ट 5-10 साल तो यूज करते हो। ये फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट में आ गया। सर करंट एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म एसेट में आपके एसेट्स है जैसे कैश बैलेंस, डेटर्स। हाँ, डेटर क्या है वो आपको पता चलेगा, लेकिन आप ऐसा समझ लो, डेटर आर द कस्टमर्स टू हुम आई हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आगे आएगा स्टॉक, मेरा गुड्स का स्टॉक है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मैं 2-3 महीने में बेच दूंगा। तो जो 2-3 महीने तक मेरे पास में रहा, इसलिए मैं इसे करंट एसेट कहता हूं, राइट? सो एसेट्स में दो पार्ट, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर हमने देखा करंट एंड लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट, ठीक है। और आगे जाते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। वी आर गोइंग ऑन लाइबिलिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? लाइबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन। एसेट का उल्टा, asset is something which I can realize and get back in future. Liability, I have to pay. Anything which is payable is a liability and anything which is receivable is an asset. ऐसे मुझे समझना है, राइट? एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले मैं एसेट का एग्जाम्पल लेता हूं, उसके बाद में मैं लाइबिलिटी का लूंगा, ठीक है। मैंने कस्टमर को गुड्स क्रेडिट पे बेचा, उधार पे बेचा। मैंने समझ लो 50,000 का गुड्स तुमको बेचा, और मैंने बोला कि 1 महीने के बाद आप पैसा देना, तब तक आप गुड्स यूज करो, नो प्रॉब्लम। मेरे लिए मैंने एक एसेट क्रिएट किया है। आई हैव टू रिसीव अमाउंट फ्रॉम यू विद इन 1 मंथ। अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर। एनीथिंग विच इज रिसीवेबल इज एन एसेट। अब अगर समझ लो, मैंने किसी पार्टी के पास से रॉ मटेरियल परचेज किया उधार पे, तो आई विल हैव टू पे टू दैट पर्सन। I have to pay. Anything which is payable is a liability. So obligation liability है और मेरा right to receive is an asset. ऐसे हम समझ सकते हैं, right? यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है that if bread and butter total 80 रुपीज का मैंने सामान खरीदा है, और अगर अमाउंट मुझे सामने वाले को मैंने पे कर दिया, समझ लो, तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन अमाउंट इज स्टिल पेएबल अगर, तो मेरे लिए लायबिलिटी है। अगर अमाउंट पेएबल है तो मेरे लिए लायबिलिटी है। एनीथिंग विच इज पेएबल इन फ्यूचर बिकम्स अ लायबिलिटी। इसको हम अदर वर्ड में भी बोल सकते हैं, टू ओ मीन्स टू पे। आई ओ समबडी मीन्स टू पे, राइट? सो दैट वाज अबाउट लायबिलिटी। अब हम और एक लेवल आगे जाते हैं लायबिलिटी के बाद में। ओके, तो बैंक में अकाउंट कौन से होते हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन के टाइम पे बच्चों को बताया था। तो बैंक के अकाउंट होते हैं जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है। सेविंग्स अकाउंट होता है वो पर्सनल होता है, मतलब इंडिविजुअल के लिए होता है। करंट अकाउंट होता है वो बिजनेस का अकाउंट होता है। बिजनेस का कभी सेविंग्स अकाउंट नहीं होता है, करंट अकाउंट होता है। ओवरड्राफ्ट भी बिजनेस का होता है,
Overdraft is a facility created to borrow money from the bank more than what have overdrawn means overdraft. फिक्स डिपॉजिट ये एक मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये कोई भी रख सकता है, इंडिविजुअल पर्सन भी रख सकता है और बिजनेस भी ये क्रिएट कर सकता है एफडी. दिस समथिंग लाइक मैंने बैंक में कुछ अमाउंट मेरे घर पे पड़ा था, उससे अच्छा मैंने बैंक में रखा टू कीप इट एट अ सिक्योर प्लेस एंड आई कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट एज इंटरेस्ट. वी कॉल इट एज फिक्स्ड डिपॉजिट. Next part, which is very nice and important, right? Okay, that is debtors and creditor. We are coming on. I hope the things are getting recorded properly. Yes. यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. पक्का? आगे जाते हैं. डेटर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल. ऐसे हमें याद रखना है. मैं बच्चों को ये कॉल आउट भी करवाता हूं क्लास में. डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल. क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल. ऐसे मुझे याद रखना है. तो डेटर इज कनेक्टेड विथ क्रेडिट सेल्स. मैंने गुड्स उधार में बेचा. हाँ, गुड्स तो मैंने बेच दिया लेकिन पैसा अभी तक मिला नहीं है, उधार है, 1 महीने के बाद मिलेगा. मीन्स अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम द पर्सन, डेटर. तो मेरे लिए कस्टमर जिसको मैंने उधार पे गुड्स बेचा है वो डेटर है. डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल. मेरे लिए एसेट है. क्लियर? दूसरा वर्ड आया क्रेडिटर. मैंने एक सप्लायर के पास से गुड्स खरीदा, परचेस किया, पैसा अभी तक पे नहीं किया है, 1 महीने के बाद पे करने वाला हूं, मतलब अमाउंट इज पेएबल. सो क्रेडिटर इज द पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल, इज अ क्रेडिटर. क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी. आर वी ऑल गेटिंग दिस गाइस? सो देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है डेटर ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस. डी डी मैच होता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं. Debtor is a person from whom amount is receivable. Anything which is receivable is an asset. So debtor is a customer. We can also call it as a customer. It is connected with credit sales. ऐसे आपको याद रखना है. उसके सामने creditor, सी सी मैच होता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं. क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है. Creditor is a person to whom amount is payable and anything which is payable is a liability. क्रेडिटर, ओके, जैसे ऊपर मैंने कस्टमर कहा था, क्रेडिटर को मैं यहां पे लिख सकता हूं ही इज लाइक अ सप्लायर ऑफ गुड्स. ओके, सप्लायर ऑफ गुड्स. एंड क्रेडिटर इज कनेक्टेड विथ क्रेडिट परचेजेस. ऐसे आपको याद रखना है. क्रेडिट परचेजेस. डेटर इज कनेक्टेड विथ क्रेडिट सेल्स. क्रेडिटर इज कनेक्टेड विथ क्रेडिट परचेजेस. क्लियर है? तो डेटर एंड क्रेडिटर यहां पे हमने कंप्लीट किया. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे मैं जाता हूं, दैट इज परचेजेस. चलो, यहां तक जो 8 टर्म हमने डिस्कस किया है ना, वो यहां तक आप एक बार देख लीजिए. कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, उसके बाद में हम आगे जाएंगे. चेक इट. चलो बच्चों, तो और आगे जाते हैं. ओके, फर्दर हमारा क्रेडिटर्स हो गया है. लेट अस गो अहेड विथ परचेजेस. ठीक है. परचेजेस एंड सेल्स, जब कभी भी ये टर्मिनोलॉजी यूज होगा तो हमें समझना है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स. ये हमें समझना है, राइट? जब कभी भी ये वर्ड आया परचेजेस या सेल्स तो इट इज कनेक्टेड विद गुड्स. सो यहां पे मैंने इसीलिए लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड एंड गुड्स सोल्ड. ये मैंने लिखा हुआ है. परचेज दो प्रकार के होते हैं, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज. मतलब गुड्स मैंने परचेज किया और तुरंत पेमेंट कर दिया, कैश परचेज. गुड्स मैंने परचेज किया लेकिन मैंने बोला नहीं पेमेंट अभी नहीं, पेमेंट में 1 महीने के बाद दूंगा, उधार पे परचेज किया है, तो क्रेडिट परचेज. सेल्स में भी सेम फंडा है. गुड्स बेचा तुरंत पैसा आ गया, कैश सेल्स. गुड्स बेचा तुरंत पैसा नहीं आया, 1 या 2 महीने के बाद आने वाला है, क्रेडिट सेल्स. राइट? सो ये टर्मिनोलॉजी हमें समझना है. बड़ा सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है. जैसे परचेज करते हैं, मैंने परचेज किया, हाँ, लेकिन उसमें गुड्स में कुछ डिफेक्ट था, मुझे ठीक नहीं लगा. समझो 1000 यूनिट्स मैंने परचेज किया था, उसमें से 10 यूनिट ऐसे जो मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया. उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न. जब परचेज किया था तो गुड्स आया था, अब मैं रिटर्न कर रहा हूं तो गुड्स आर गोइंग आउट, तो इसे हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड. ऐसा कनेक्ट करना है लॉजिकली.
परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, क्योंकि पहले गुड्स आया था, अभी बाहर जा रहा है। वैसे सेल्स, गुड्स हैड गॉन आउट व्हेन आई सोल्ड इट, बट ड्यू टू सम रीजन इट गॉट रिटर्न, तो रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न, ऐसे मुझे समझना है। आर वी क्लियर? सो यहां पे भी मैंने लिखा हुआ है, लेट अस चेक दैट वंस। Purchase return is called as return outward. Purchase return, return outward. Sales return, return inward. When received or paid word is not given, these are the hints while solving the question, especially journal transaction. When received or paid word is not given and party's name is given in the transaction, then it is treated as credit transaction. जब paid या received word नहीं दिया है और पार्टी का नाम दिया है, मतलब मुझे समझना है कि पार्टी को मैंने उधार पे बेचा है या खरीदा है, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन गिना जाएगा। अदरवाइज अगर पार्टी का नाम नहीं दिया है या पेड और रिसीव्ड वर्ड दिया है तो कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ऐसे मुझे समझना है। अदरवाइज, अदरवाइज माने अदर देन दैट, तो कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा, राइट? सो दैट वाज परचेज और सेल्स एंड परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और आगे जाते हैं थोड़ा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आने वाला हूं बैड डेट के ऊपर। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बैड डेट? व्हेन द डेटर बिकम्स बैड, इट बिकम्स बैड डेट। हाँ, तो वापस मैं कनेक्ट कर लेता हूं। डेटर क्या होता है? जब मैंने गुड्स उधार पे बेचा है, हाँ, और पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में, 1 महीना 2 महीना क्रेडिट जो भी हो सकता है, मुझे मिलने वाला है। एंड इफ सपोज लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने 1,000 रुपए का गुड्स बेचा था, ओके, 1 महीने के बाद में मुझे पैसा मिलने वाला था। 1 महीने के बाद में मेरा जो कस्टमर है, डेटर है, वो मेरे पास में आया और कहा कि सर मैं 1,000 तो नहीं दे पाऊंगा, मैं 900 रुपया ही दे पाऊंगा, 900 रुपीज आई बी एबल टू पे, 100 रुपीज आई विल नॉट पे। मीन्स माई डेटर हैज बिकम बैड टू द एक्सटेंट ऑफ 100 रुपीज, और वो 100 रुपीज मेरा लॉस हो गया। वी कॉल इट एज बैड डेट। Bad debt is my loss. That's why we debit that bad debt because it's a loss. Loss being a nominal account, आगे आएगा तब हम बात करेंगे nominal account. Nominal account का रूल है debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Okay, यहाँ पे देख लेते हैं. It refers to those debtors who have become bad. This means that those debtors who have refused to pay the amount, it is a loss for us and hence it's a nominal account. मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है बच्चों के समझने के लिए। सो बिजनेस सोल्ड गुड्स, इन बिजनेस द गुड्स आर बीइंग सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹10,000 टू मिस्टर सचिन, अमाउंट रिसीव्ड ओनली 9,500। ओके, मुझे सिर्फ 9,500 ही अमाउंट मिला, 500 रुपया कम मिला। ओके, ये 500 रुपया जो है मुझे कम मिला, इट इज लॉस फॉर मी, दैट्स व्हाई इट इज बैड डेट। और एक बंदा है, समझ लो, okay, this is connected to this 10,000. Sachin, Mr. Sachin has refused to pay 500, so 9,500 is only received, so that's 500 rupees is my bad debt, debtor who has become bad. अब इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं। ओके, फिलहाल मैंने लॉस रिकॉर्ड कर लिया, आई हैव रिकॉर्डेड लॉस। अब समझ लो ये सचिन है जिसने ये पैसा पे नहीं किया था। After further 1 month, he thought that no, I did something wrong with the businessman. I should have paid the money. अब अगर ये 500 रुपया मुझे पे करने के लिए आता है, to pay to me, if Sachin comes to pay to me and I received the amount, then this will be called as bad debt recovered. बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट मेरे लिए लॉस है, लेकिन बैड डेट रिकवर्ड मेरे लिए इनकम है। आई होप यू अंडरस्टूड। जब पैसा नहीं दिया था तो मैंने लॉस बुक किया था, बैड डेट। एक आधा महीने के बाद में वो पैसा लेके आ गया, अब मैं बैड डेट रिकवर्ड रिकॉर्ड करूंगा, इट इज माई इनकम, ऐसे मुझे समझना है। ओके, अच्छा, वो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट अस सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैड डेट रिकवर्ड
It refers to the recovery of the amount which was earlier recorded as bad debt. Therefore, it is recorded as income and hence it is a nominal account. Clear है? तो bad debt and bad debt recovered clear है हमारे लिए. और आगे जाते हैं. We have another terminology called as discount, nominal account. I hope you are able to see this. हाँ, डिस्काउंट बिंग नॉमिनल अकाउंट, ये वर्ड हम कई बार सुनते हैं और बोलते भी हैं. कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो वी आस्क फॉर सम डिस्काउंट. अरे सर कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, आजकल तो जमाना चल रहा है, एवरीवेयर पीपल ऑफर सम डिस्काउंट. सो डिस्काउंट दो प्रकार का हो सकता है. डिस्काउंट एक्सपेंस भी हो सकता है, डिस्काउंट इनकम भी हो सकता है. मैं अगर सेल कर रहा हूं एंड इफ आई अलाउ डिस्काउंट टू द कस्टमर, मेरे लिए खर्चा है बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट लेसर अमाउंट. मेरे लिए खर्चा है, आई विल रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस. वी कॉल इट एज डिस्काउंट अलाउड. मैं अगर कुछ परचेज करने जा रहा हूं एंड आई आस्क फॉर डिस्काउंट एंड आई गॉट डिस्काउंट, मतलब मैंने पेमेंट कम किया, मेरे लिए इनकम. एक सिंपल लॉजिक अगर समझना है तो पैसा कम मिला तो खर्चा हो गया, पैसा कम पे किया तो इनकम हो गया. ऐसे हम समझ सकते हैं. तो चेक करते हैं, नीचे मैंने लिखा हुआ है डिस्काउंट आइदर अर्न्ड और अलाउड. अलाउड है तो एक्सपेंस है और अर्न्ड है तो इनकम है ना. सो ओके, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिए थे, वो मैंने नाम लिखा हुआ है, नॉट रिक्वायर्ड टू नो एज सच. तो यहां तक हमने डिस्काउंट कंसिडर कर लिया, डिस्काउंट का नोट हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है. एक बार चेक कर लो. ओके गाइस, चलो तो और आगे जाते हैं. डिस्काउंट के बाद में हम लोग इंटेंजिबल एसेट पे जाते हैं. इंटेंजिबल एसेट जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो उसके कुछ स्पेसिफिक एसेट्स के मीनिंग हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला है हमारे लिए गुडविल. ओके, गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ द एंटिटी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक, यहाँ पे आई थिंक आप लोग देख सकते हैं, यू आर एबल टू व्यू. यस, वी कैन डेफिनेटली we are able to see this. Okay, goodwill is a reputation of the entity valued in terms of money. गुडविल के अलग अलग नाम आप बोल सकते हैं. आप बोल सकते हो रैपो, यू कैन से प्रीमियम वैल्यू ऑफ द बिजनेस, हाई अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, एटसेट्रा 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 आप बोल सकते हैं. पर गुडविल is an intangible asset due to which definitely business can earn more good profits it can earn. सेकेंड इंटेंजिबल एसेट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है पेटेंट्स. व्हाट डू मीन बाय पेटेंट्स? आप कोई भी इनोवेशन वगैरह करते हो तो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपने अगर रजिस्टर कर लिया है, आपने एक राइट क्रिएट कर लिया है, वी कॉल इट एज अ पेटेंट. तो मैंने देखो ऑनलाइन किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, chemical formula, method which is registered with government authority, we call it as patent. So that no one else can use my method without taking my permission. किसी को भी मेरा वाला मेथड, मेरा वाला फॉर्मूला, मेरा वाला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करना होगा तो ही विल हैव टू टेक माय परमिशन, पे रॉयल्टी टू मी एंड देन ही विल बी एबल टू डू इट, यूज इट. दैट इज पेटेंट. उसके बाद में हम आगे जाते हैं इज कॉपीराइट्स. तो कॉपीराइट हमने काफी बार सुना होगा, है ना. इट इज कनेक्टेड विद द वर्क ऑफ आर्ट. जैसे कोई मूवी बना, नया मूवी बना और वो मूवी किसी ने पायरेटेड कॉपी उसने डाउनलोड कर लिया, तो अगर ऐसा कोई पायरेटेड मूवी डाउनलोड किया है तो इट इज वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट, जो कई सारे बच्चे करते हैं पूरे वर्ल्ड में, हमको मालूम है ये, है ना. पर अगर आप ये करते हुए, पकड़ना बहुत मुश्किल है बिकॉज इट इज वाइड स्प्रेड, अगर आप करते हुए पकड़ गए ये वायोलेशन तो सम लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू, राइट. सो इट इज कनेक्टेड विद द वर्क ऑफ आर्ट. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इट इज कनेक्टेड विद द वर्क ऑफ आर्ट, any work of art, whether it is filmography, whether it is any voice over or any song playback singing, or it can be painting, it can be writing, poem लिखा या story लिखा, सबके ऊपर आप copyright create कर सकते हैं. ठीक है, और आगे जाते हैं. नंबर 4, 3 is being done. नंबर 4 is a trademark, TM, है ना. जैसे कोई लोगो होगा, कोई नेम होगा, कोई पंचलाइन होगा, उसका ट्रेडमार्क होता है. ये ट्रेडमार्क और कोई यूज नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल यू हैव टेकन परमिशन एंड पेड रॉयल्टी टू द ओनर. उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं. बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं
जैसे थम्स अप में ऐसा थम्स अप है ना, कुछ तूफानी हो जाए, ये पंचलाइन है। LIC में ऐसे हाथ हैं, अगर आपने लोगो देखा होगा, और वहां पे लिखा हुआ है ऐसे सेमी सर्कल में, योगक्षेमम वहाम्यहम। तो ये और कोई यूज नहीं कर सकता है ना। निखिल कॉमर्स क्लासेस में NCC लिखा हुआ है, वो एक स्पेसिफिक लोगो है, वो फॉन्ट भी कोई यूज नहीं कर सकता है, राइट। ट्रेडमार्क क्रिएट किया होगा तो, ठीक है। तो गाइस, दीज आर intangible assets which cannot be seen, felt and touched. It is not in physical form, but it gives benefit to the business for long duration. Examples: goodwill, patent, copyright, trademark, etc. as we discussed. चलो और थोड़ा आगे जाते हैं। ये प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग है, ये सारे आपके चैप्टर के नाम है बाय द वे। अगर आप देखोगे तो ट्रांजैक्शन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू जर्नल एंट्री। जर्नल आपका एक चैप्टर है, ओके। जर्नल विल बी पोस्टेड टू द लेजर, लेजर पोस्टिंग, लेजर इज योर वन ऑफ द चैप्टर्स, ओके। लेजर के साथ में आएगा सब्सिडियरी बुक्स, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर। 11th बुक कीपिंग के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, यू शुड नॉट लीव एनी चैप्टर इन ऑप्शन। Many colleges will be doing this, okay, which is wrong. From study point of view, you must learn each and every chapter. At Nikhil Commerce classes, we teach all the chapter from study point of view, knowledge point of view, not examination point of view. Examination point of view से हम काफी सारे प्रैक्टिस करवाते हैं, हर एक चैप्टर के 40-50 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, हम टेस्ट भी लेते हैं, लेकिन चैप्टर सारे पढ़ाते हैं, चाहे वो कॉलेज में है या नहीं है, okay. Thereafter we have closing balance of ledgers, we call it as trial balance, and after trial balance we prepare the final account, which is your last chapter going to be very important chapter once again, right. ये हमारा जर्नी होने वाला है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट पार्ट पे आने वाला हूं, एंड दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मैं ये पार्ट पे आने वाला हूं, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका बुक कीपिंग है ना भाई, 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग, लेट मी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। बुक कीपिंग, ये जो आपका बिल्डिंग है ना, ये बेसिकली 3 पिलर के ऊपर खड़ा है, ओके। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पूरा का पूरा अकाउंटिंग इज ऑन बेस्ड ऑन 3 अकाउंट्स: आइडेंटिफिकेशन एंड अप्लाइंग द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो अब हम देखने जाएंगे कि ये 3 अकाउंट क्या है। हम अगर इसे बड़ा बड़ा कैटेगरी में हम अगर डिवाइड करें, तो पर्सनल अकाउंट एंड नॉन पर्सनल अकाउंट, ऐसे पहले 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर सकता हूं, एक पर्सनल और दूसरा नॉन पर्सनल, ऐसा मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। सर पर्सनल अकाउंट क्या होता है? लेट अस गो वन बाय वन। पहले मैं पर्सनल की बात करूंगा, फिर नॉन पर्सनल के अंदर 2 पार्ट आएंगे, रियल एंड नॉमिनल, उसकी बात करूंगा। सर पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जब कभी भी आपके कोई भी ट्रांजैक्शन में अकाउंट इन्वॉल्व जो है उसमें नाम आता है, नेम कम्स, वो पर्सनल अकाउंट है। कोई भी नाम आया, चाहे वो नेचुरल पर्सन का नाम आया या आर्टिफिशियल पर्सन का नाम आया, अगर नाम आया ना, मतलब वो पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल सर, नेचुरल पर्सन का एग्जाम्पल, निखिल अकाउंट, ओके। अमिताभ बच्चन अकाउंट, ओके। सचिन तेंदुलकर अकाउंट, वैभव सूर्यवंशी अकाउंट, नेचुरल पर्सन। हाँ, फीमेल्स के भी नाम ले लेते हैं, जैसे लता मंगेशकर अकाउंट, द्रौपदी जी मुर्मू अकाउंट, ये फीमेल्स के नाम है, नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन सा ले सकते हैं आप? जो भी कंपनी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बैंक का नाम है, सारा आर्टिफिशियल नेम हो गया। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, ICICI अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अकाउंट, निखिल कॉमर्स क्लासेस अकाउंट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नाम है। नाम आया मतलब पर्सनल अकाउंट, ऐसे मुझे समझना है। आर वी गेटिंग दिस? वेरी वेरी क्लियर। पर्सनल अकाउंट में टोटल 3 कैटेगरी है, मैंने 2 कैटेगरी कवर किया, हाँ। नाम में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और एक आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेनी अ टाइम्स बीइंग इग्नोर्ड और निग्लेक्टेड बाय मेनी प्रोफेसर्स, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बट ओनली आफ्टर डिस्कसिंग द नॉमिनल अकाउंट।
पहले नॉमिनल अकाउंट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने पर्सनल अकाउंट का छोटा सा नोट लिखा हुआ है। व्हाट डू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, एनी पर्सन's नेम वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल डिनोट्स पर्सनल अकाउंट, इट इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जब आएगा तब देखेंगे। एग्जाम्पल, धोनी, तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, देना बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा पावर। ये जो था यहां तक वो नेचुरल पर्सन था, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, और ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। ये वाला पार्ट मेरा पेंडिंग है, जैसे मैंने आपको कहा दिस इज पेंडिंग। ओके, मैंने नेचुरल पर्सन कवर किया एंड आर्टिफिशियल पर्सन कवर किया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हमारा पेंडिंग है, वो थोड़ी देर के बाद में करेंगे। आर वी क्लियर विद दिस? क्लियर है, आगे जा सकते हैं। तो ये पार्ट अभी जो मैं रीड करके गया वो भी मैंने डिस्क्लोज कर दिया है, आप चेक कर सकते हो। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। इसके बाद में मैं जा रहा हूं रियल अकाउंट पे। बच्चों मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं so that you can while watching the video on the YouTube or something, you do not waste much time, or if you feel that I'm going slow at some point of time, you can increase the speed to maybe 1.25 and you can understand the things better. इसके बाद में मैं रियल अकाउंट पे आगे जाने वाला हूं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रियल अकाउंट? रियल अकाउंट मीन्स एनीथिंग which we can see, feel and touch, that refers to real account. Which we can see, feel and touch, that will be real account. तो सर रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा? Okay guys, so the next transaction is rather next terminology is real account. We were discussing the types of account. 3 types of accounts are there: personal, real and nominal. We discussed personal. Personal में हमने देखा नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। थर्ड कैटेगरी जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। सेकेंड अकाउंट पे मैं जा रहा हूं विच इज रियल अकाउंट। बुक कीपिंग के 3 पिलर है: पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल हमने डिस्कस कर लिया, अभी रियल, उसके बाद में नॉमिनल। रियल अकाउंट क्या होता है? एनीथिंग विच आई कैन सी, फील एंड टच। एनीथिंग, थिंग इज इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज वस्तु होना चाहिए, वो रियल अकाउंट होगा, ठीक है। सो विच वी कैन सी, फील एंड टच, इट रिफर्स टू ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। इट इंक्लूड्स इंटेंजिबल एसेट ऑल्सो फॉर दैट मैटर, है ना। इंटेंजिबल में मैंने आपको कहा था विच आई कैन नॉट सी, फील एंड टच, तो रियल अकाउंट में वो आ जाता है। रीजन क्या है? भले वो दिखता नहीं है लेकिन वो मेरे बिजनेस को बेनिफिट करता है, इसलिए वो हमारे लिए एसेट है, इसलिए वो रियल अकाउंट है। तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? गुड्स, चीज वस्तु में गुड्स आ गया, कैश आ गया, एसेट में फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग आ गया, कार आ गया, ये सारे टेंजिबल हुए। इनटेंजिबल एसेट में गुडविल आ गया, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे के सारे रियल अकाउंट है, राइट। 3 अकाउंट्स, द 3 पिलर्स ऑफ बुक कीपिंग: पर्सनल, रियल एंड नाउ नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट बड़ा सिंपल सा पार्ट है। नॉमिनल रिफर्स टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट है। मतलब आप कंसिडर करो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आप सोच सकते हैं एक्सपेंसेस, सोचो, वो सारे नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल, सैलरी पेड टू स्टाफ, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कन्वेयंस, ट्रैवलिंग, एडवर्टीजमेंट। लॉस में क्या हो सकता है? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ओके, लॉस बाय फ्लड, बिजनेस में भी कोई लॉस हो गया, एसेट बेचा और लॉस हो गया, ये सारे नॉमिनल अकाउंट। इनकम में क्या हो सकता है? आपने गुड्स बेचा, सेल्स इनकम है, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारे इनकम्स है। सो सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन, ये आपके नॉमिनल अकाउंट। तो ओवरऑल 3 अकाउंट्स वे डिस्कस्ड: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। एक मेरा टर्मिनोलॉजी डिस्कस करना बाकी है विच इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट। अब हम वो डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज नाउ यू आर अवेयर व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है वो आपको पता चल गया है, तो अब मैं डिस्कस कर सकता हूं दैट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है। ध्यान से समझना है, ये कंसेप्चुअल है। मैंने यहां पे एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा, नॉमिनल अकाउंट, सैलरी।
नॉमिनल अकाउंट रेंट। लेकिन जब कभी भी कोई भी पर्सन को मुझे सैलरी पे करना बाकी है, मतलब मैं प्रीफिक्स या सफिक्स लगाता हूं सैलरी के आगे या पीछे, तो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कि सैलरी पे करना बाकी है, तो बीच में मैंने नॉमिनल वर्ड लिखा है सैलरी अकाउंट, सैलरी वर्ड लिखा है मैंने बीच में। अगर मैं प्रीफिक्स में लिखूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी पेएबल है। अच्छा, सैलरी पेएबल ये वर्ड जो है ना, सैलरी पेएबल, इसके पीछे एक आदमी खड़ा है ना, नेचुरली सैलरी इज पेएबल टू अ पर्सन। तो ये सैलरी पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी के पीछे एक आदमी खड़ा है, मतलब ये सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। या आप सफिक्स लगा दो, सैलरी पेएबल लगा लो, तो भी ये नाम के पीछे एक पर्सन खड़ा है, इसलिए हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो ऊपर भी एग्जांपल में मैंने यही सारा लिखा था, इफ यू कैन सी एंड चेक, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट डिस्प्ले किया कि ये नॉमिनल अकाउंट है। अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल। जब कभी नॉमिनल अकाउंट के आगे प्रीफिक्स लगा या सफिक्स लगा, वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये नाम के पीछे एक पर्सन खड़ा है। आई होप यू कैन सी दिस, जो मैं ये रिएक्शन कर रहा हूं आप वो समझ रहे हैं। जब कोई भी नाम के पीछे कोई पर्सन खड़ा है, तो ये नाम जो है वो रिप्रेजेंटिंग द पर्सन है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज रिप्रेजेंटेटिंग पर्सनल अकाउंट। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के पीछे वो एम्प्लॉय खड़ा है जिसको हमें सैलरी पे करना है। ये एम्प्लॉय इज अ पर्सन, दैट्स व्हाई दिस नेम इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई होप यू आर एबल टू सी दिस। जब कभी हम बोलते हैं समझ लो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट नाम है, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट नाम के पीछे लैंडलॉर्ड खड़ा है, लैंडलॉर्ड को मुझे पे करना है, तो ये जो नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट इज रिप्रेजेंटिंग दिस पर्सन, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो दोज वर द थ्री थिंग्स वी डिस्कस्ड। अब मैं इसके रूल्स पे जा रहा हूं, विच आर द वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स। और ये रूल्स डिस्कस करने के बाद में हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच पे जाएंगे, दैट हाउ दीज रूल्स कैन बी अप्लाइड टू द ट्रांजैक्शन एंड वी कैन मेक जर्नल एंट्री, राइट। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, हाँ, फाइन, चलो ठीक है, ओके। कुछ माल फंक्शन हो गया है, तो जस्ट अ मिनट। हाँ, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सनल अकाउंट का रूल है यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो पर्सनल अकाउंट, इफ यू अंडरस्टैंड, पर्सनल अकाउंट इज कनेक्टेड विथ द नेम ऑफ द पर्सन, इन शॉर्ट पर्सन। तो जो भी पर्सन को कुछ भी मिलता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर, ओके, डेबिट द रिसीवर। और जो पर्सन देता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सो इन शॉर्ट, ये लॉजिक समझने के बाद में ट्राई टू रिमेंबर दिस। तो हम ऐसा बच्चों को बोलते हैं कि यू हैव टू कॉल इट आउट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारे गोल्डन रूल है, ये रूल अप्लाई करने ही पड़ेंगे कंपल्सरीली। दिस इज अबाउट पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, राइट। ये रूल जितना अच्छी रीत से हम याद रख पाएंगे, जितना अच्छा हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे इन ट्रांजैक्शंस, वी विल बी बेटर एबल टू क्रिएट द जर्नल एंट्री ऑफ द ट्रांजैक्शंस। और जर्नल एंट्री जितना आपका स्ट्रॉन्ग, उतना अकाउंट्स का सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग, राइट। तो ये हमारा
वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एस्पेक्ट है, बेसिक्स है जो हमें करना है, एंड दैट्स व्हाई आई हैड फ्रेम दिस वीडियो. यहाँ पे we conduct all the classes like 11th 12th CA foundation, CA inter, CA final. जो भी बच्चों को आगे कनेक्ट होना है, you can see the numbers below and you can connect the classes. Okay, अगर किसी बच्चे को कोई भी financial problem है and you want to attend the classes at here in Kandivali, West Mumbai, you can call up on the number. Your parents can come here and meet me, and whatever is required, I will be able to do it. Right? सो फॉर द टाइम बिंग ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ. आगे के कंटिन्यूअस वीडियो आपको यूट्यूब पे आते रहेंगे. यू कैन ज्वाइन अवर चैनल एंड यू कैन स्टडी वेल. राइट? ऑल द बेस्ट गाइस.